नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। केजरीवाल की 10 गारंटी और उनका मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने व भाजपा को शीर्ष नेताओं को जिस प्रकार से मोदी ने उम्र का आड़ लेकर, उम्र का बहाना बनाकर जिस प्रकार मार्गदर्शक मंडल में धकेलने का प्रयास किया, क्या मोदी खुद भी उस मार्गदर्शक मंडल की ओर जाने को तैयार है? केजरीवाल के इसी बयान ने न सिर्फ चुनावी काल में एक ठहरे हुए पानी में एक लहरें पैदा कर दी हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी एक दरार डालने का प्रयास किया है। ये कल मैंने एक वीडियो इस संबंध में बनाया था, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह को केजरीवाल के इस बयान पर सफाई देने पड़ी, प्रेस वार्ता करना पड़ा, वो एक दर्शाने के लिए ये पर्याप्त है कि किस प्रकार केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आने के लिए विवश किया है। कल चौथा चरण है, 96 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ऐसे राज्य होंगे जिनमें एक ही चक्र में पूरे चुनाव मुकम्मल हो जाएंगे। उड़ीसा में विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तेलुगु देशम पार्टी के साथ मिलकर अपनी बोहनी करने का संकल्प किया है। इस प्रकार तेलंगाना में भी चुनाव हैं। 4 ऐसे राज्य होंगे जिन्होंने कि ये निश्चित कर देंगे कि आगे क्या स्थिति होने वाली है। दक्षिण राज्य के सभी चुनाव मुकम्मल हो जाएंगे, जहां कि अमित शाह ने यह दावा किया था कि दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। यहाँ यह सवाल उठता है कि 2-3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के एक भी सांसद नहीं, और कई राज्यों में उन्हें बैसाखियों के सहारे वहाँ की राजनीति में जाने का प्रयास करना पड़ता है, चाहे वो पंजाब हो या आंध्र प्रदेश हो, जहाँ की उन्हें बैसाखियों का सहारा लेना ही पड़ता है। चाहे वो दल ऐसे हों जो कि जिनके कि भले ही एक भी सांसद न हो, लेकिन उस राज्य में राजनीति करने के लिए उन्हें बैसाखियों का सहारा भारतीय जनता पार्टी को लेना ही पड़ता है। ऐन चुनाव के वक्त जिस प्रकार से मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने की बात केजरीवाल ने की है, और घूम घूम कर ये इस बात को अपनी जनसभाओं में कर रहे हैं, अपनी 10 गारंटियों की बात कर रहे हैं, और ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि केजरीवाल जो कहता है वो करता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य प्रकार। दिल्ली में बहनों को फ्री चलने की बात, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात, अन्य ऐसी गारंटी हैं जिन्हें कि दिल्ली मॉडल के नाम पर वह पूरे देश में जगह जगह घूमकर लागू करने की बात करते हैं। वहीं वो भारतीय जनता पार्टी पे ये सवाल उठते हैं कि मोदी की गारंटी का आखिर भविष्य क्या है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे और जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजने के लिए जो मानक तय कर रखे हैं, अब उस मानक के अनुसार नरेंद्र मोदी को भी मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा। अमित शाह तुरंत ही इस बात को लेकर आए और उन्होंने ये सफाई देने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी को उम्र के आधार पर मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाए। यहाँ अमित शाह जी बताएंगे कि आखिर कलराज मिश्र, बाबू कल्याण सिंह, यहाँ तक कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, जो भी भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव वर्कर होते थे, यहाँ तक कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को भी गाए बगाए उनको साइडलाइन करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने कार्यों के बदौलत मजबूरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका नाम लेना ही पड़ता है। नितिन गडकरी इसमें अग्रणी माने जा सकते हैं कि जब भी हाईवे एक्सप्रेस वे का बात होगा, नितिन गडकरी की चर्चा तो होगी ही होगी। तो दूसरों को उम्र के आधार पर मार्गदर्शक मंडल में भेजने और सक्रिय राजनीति से हटाकर घर बैठाने वाले नरेंद्र मोदी अब घबरा क्यों रहे हैं, जब उन्होंने उन नेताओं को जिन्होंने की पार्टी की स्थापना की और यहाँ तक कि वो पार्टी संघर्ष में सबसे आगे रहे, उनको जब आपने घर बैठा दिया, तो जब आपकी उम्र हो रही है तो आखिर आप पार्टी के संविधान का सहारा क्यों ले रहे? ये कोई न कहे कि अमित शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो अपने मन से की है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि दल में चाहे कुछ हो, मोदी के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कि इशारे के बिना कोई भी नेता अपने मुंह से बयान भी जारी कर सके। 10 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में कोई भी मंत्री रहा हो किसी भी विभाग का, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं रही कि उसने कभी सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के अपनी विभाग की योजनाओं का गुणगान किया। जो भी योजनाएं चलाई गई देश के प्रधानमंत्री की ओर से ही चलाई गई, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हों, आयुष्मान, या कोई भी रेल वंदे भारत, या कोई प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो, या कुछ भी हो, खाद्य संबंधी कोई सूचनाएं हों, प्रधानमंत्री ने ही उनको किया है और मंत्री तो नाम मात्र के रहे हैं। 2-4 मोदी के मंत्रिमंडल के 2-4 मंत्रियों को अगर छोड़ दें तो देश की जनता ये तक नहीं जानती कि आखिर इस विभाग का मंत्री कौन है। खैर, यहाँ मैं बात कर रहा था केजरीवाल की उसके तालाब में फेंके गए पत्थर की, जिसने कि चुनावी काल में भारतीय जनता पार्टी में खड़बड़ाहट मचा रखी है। यहाँ तक कि उसका मुख्य संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अब डैमेज कंट्रोल में लगा है और विचार कर रहा है। हम लोगों को जितना 4 जून का इंतज़ार रहेगा, उससे ज़्यादा इंतज़ार भारतीय जनता पार्टी में अब किया जा रहा है कि 4 जून को किस तरह के रिजल्ट आते हैं। आप तय मानिए कि भले ही केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ को लेकर या नरेंद्र मोदी को लेकर जो भी बातें की कर रहे हों, वो भले ही राजनीतिक आपको लगें, लेकिन आप ये तय मानिए
कि अगर उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या से अगर लोकसभा की सीटें मिलती हैं और फिर से प्रचंड बहुमत मोदी को मिलता है, तो आप ये तय मानिए कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर नहीं रहेंगे। और कई वो मंत्री, चाहे वो गडकरी हों या राजनाथ हों, वो भी कहो मंत्रिमंडल में दिखाई न दें, या अगर दिखाई भी दें तो ऐसे किसी विभाग में दिखाई दें जिसका कि नाम सिर्फ मंत्रिमंडल गठन के समय ही याद आता है। आम जनता को उनको न जानकारी होती है, न कोई परवाह रहती है। तो अब और अगर सीटें फंसती हैं और सीटों की संख्या सरकार की गठन लायक भी नहीं आती, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए, जैसे कि चिंता आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बीच चल रही है चर्चा, तो आप तय मानिए कि निश्चित तौर पर बीच रेस में सत्ता का घोड़ा बदला जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी को न चाहते हुए भी मार्गदर्शक मंडल में भेजा ही जाएगा। ये बात भी आप तय मान लीजिए। लेकिन सब कुछ 4 जून का परिणाम तय करेगा कि 4 जून को क्या होने वाला। खैर, कल चौथे चरण का मतदान है। अभी पूरे देश की करीब 52% सीटों पर चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं। कल भी 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें हैं। निश्चित तौर पर एक एक चक्र में बढ़ता हुआ चुनाव निश्चित गर्माहट की ओर बढ़ेगा। जिस प्रकार प्रधानमंत्री अब विकसित भारत, भ्रष्टाचार को छोड़कर अब जिस प्रकार धर्म और मंदिर के सहारे समझते जा रहे हैं, उससे ये तय मानिए कि अभी चुनावी भाषण में पाकिस्तान, मुसलमान अभी और बढ़ेगा, और भी भाषणों में तलखी बढ़ेंगी, क्योंकि 2024 के चुनाव ऐसे हैं कि जो कई राजनीतिक दलों का राजनीतिक भविष्य तय होगा, बल्कि मोदी की भी राजनीति की असल परीक्षा इसी 2024 में हो जाएगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।